सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो बेटा आज से हम एक नया यूनिट स्टडी करेंगे फिजिक्स का, 12th क्लास फिजिक्स का, जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियस। एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आज से हम स्टडी करने जा रहे हैं। और जो पहला पोर्शन हम स्टडी करेंगे दैट इज एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस पोर्शन में या इस यूनिट में हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में एंड द वेरियस प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद द एटम एंड द न्यूक्लियस। तो पहले हम जो चीज पढ़ेंगे, पहला जो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो जहां तक इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। आपकी 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है वहां पे भी एक यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वहां पे भी जो हम यहाँ पढ़ेंगे ये आपने वहां पे इसमें से मैक्सिमम पोर्शन वहां एक्चुअली पढ़ा होता है। और 9th क्लास की फिजिक्स में भी शायद है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे भी आप एटम के बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वो आपने पहले ही अंडरस्टैंड किया होता है। तो कुछ चीजें हम रिपीट करेंगे और कुछ नई चीजें जो है आपको, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी शायद, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये जो यूनिट है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप याद रखेंगे बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है चाहे वो नीट या जेई हो, उसके लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज ए रिलेटिवली इजियर यूनिट, इजियर चैप्टर। बाकी चैप्टर से ये मतलब इसका जो स्टैंडर्ड है वो ज्यादा नहीं है, इजी है। तो इजी वाले चैप्टर्स को कभी इनके जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कभी स्किप नहीं करते एग्जाम में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखेंगे। तो ये ऑलरेडी आपने एक्चुअली पढ़ा होता है इसके बारे में, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो थोड़े से हम कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करेंगे, आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे, और जो आपने नहीं पढ़ा होगा उसको फिर से पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बेसिक थीम है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करना है। एटम का जो स्ट्रक्चर है, जो हमको ऑलरेडी पता है कि इसमें न्यूक्लियस होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो क्लासिकल मॉडल जो एटम का है वही हमें यहाँ पे भी डिस्कस करना है। और एटम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसमें स्टडी करेंगे। अब जहां तक एटॉमिक स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, एटम के स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो बहुत सारी थेरीज जो है पब्लिश हुई है रिगार्डिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। टाइम टू टाइम बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। पर जो पहला प्रैक्टिकल मॉडल था, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, दैट प्रैक्टिकल मॉडल वाज फर्स्ट गिवन बाय रदरफोर्ड। और ये आपको सबको पता है, रदरफोर्ड से पहले भी कुछ मॉडल्स आए थे, जैसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, या उससे पहले एक थेरी आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थेरी। तो बहुत सारी थेरीज, बहुत सारे मॉडल्स इससे पहले भी आए थे, पर जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, दैट मॉडल वाज फर्स्ट गिवन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उसने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन, हिज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड ने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे वहां पे जो ऑब्जर्वेशन हुई, रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किया, तो उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और वही कंक्लूजन्स बाद में जो आपका जो उसने मॉडल दिया, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस जो उसने ऑब्जर्व किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, और जो वहां से कंक्लूड किया वही कंक्लूजन बन गया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो आपने एक्चुअली ये बहुत बार पढ़ा होता है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। यहाँ पे मैंने उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की एक बेसिक सी डायग्राम बनाई है कि उस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा पार्ट, क्या क्या यूज हुआ। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है बेटा। सबसे पहले ये यहाँ पे लेड ब्लॉक है, और इस लेड ब्लॉक में हमने यहाँ पे रखा हुआ है रेडियो एक्टिव मटेरियल। बेसिकली जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या हुआ। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल, एक पतली सी, एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी। तो उस गोल्ड फॉइल को उसने स्ट्राइक करवाया अल्फा पार्टिकल से। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है हीलियम न्यूक्लियस।
अगर आप हीलियम एटम लेंगे और उस हीलियम एटम में से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करेंगे तो वहां हीलियम न्यूक्लियस बनेगा। उस हीलियम न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अगर आप उसको आराम से देखेंगे तो उस हीलियम न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। So a helium nucleus basically comprises of 2 protons and 2 neutrons, and this combination is also called as alpha particle. इंशाल्लाह जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे वहां पे हम अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज की इसका जो काज है, इसका जो ऑरिजिन है या इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में, अगले पार्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स में। यहां पर आप खाली याद रखो कि अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं He24, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर जो है वो 4 है। सो इट मींस इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो अगर इसके पास 2 प्रोटॉन्स है 2 न्यूट्रॉन्स है तो ओवरऑल जो इसका चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सो अल्फा पार्टिकल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स अ पॉजिटिवली चार्जड हैवी पार्टिकल। ठीक है, और ये जो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है बेटा, ये रेडियो एक्टिव सबस्टेंस इमिट करता है अल्फा पार्टिकल। अगर आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो वो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल। सो द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ए रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। इफ यू वांट a beam, a ray of alpha particle, then you need a radioactive material। ठीक है, तो इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यही अल्फा बीम जो है ये स्ट्राइक होती है गोल्ड फॉइल के साथ, और गोल्ड फॉइल जो है वो हमने बहुत थिन ली है। वी एज्यूम कि ये जो गोल्ड फॉइल है दिस कंप्राइजेज ऑफ ए लेयर ऑफ एटम्स, क्योंकि हर चीज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से हर चीज एटम की बनी होती है। तो अगर आप एक गोल्ड फॉइल लेंगे, थिन गोल्ड फॉइल, तो उसमें आपको एटॉमिक लेयर मिलेंगी। तो जब अल्फा पार्टिकल आएगा तो ये कोलाइड करेगा, ये स्ट्राइक करेगा इसके साथ। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग विद द एटम्स ऑफ द गोल्ड। सो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दिस इज बेसिकली ए कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड एटम। जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा गोल्ड एटम के साथ, गोल्ड एटम कहां पे है, गोल्ड एटम ये जो यहाँ पे आपने ली है थिन गोल्ड फॉइल, इसी में गोल्ड एटम्स है। तो यहां से अल्फा बीम आएगी तो अल्फा बीम स्ट्राइक करेगी इस गोल्ड फॉइल के साथ। सो देयर ऑकर्स ए कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड एटम। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑब्जर्व क्या करेंगे हम, तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर वहां से कंक्लूजन्स क्या निकलेंगे उनको हम बेटा अंडरस्टैंड करेंगे। तो वहां से हमारा जो मॉडल है, जो बेसिक पोस्टुलेट्स है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के, वो वहां से निकलेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स हम वहां पे डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहां से बेटा दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये मैंने लिखा है रेडियो एक्टिव मटेरियल, सो दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां से एक अल्फा बीम इजेक्ट होती है, तो यहां से आ जाती है अल्फा बीम। पर ये जो सोर्स है ना बेटा, ये अल्फा पार्टिकल, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसको हमने लेड ब्लॉक में प्लेस किया हुआ होता है, क्योंकि लेड ब्लॉक जो है इसके थ्रू अल्फा पार्टिकल पास नहीं होती। ठीक है, सो ये यहां से थोड़ी सी ओपनिंग है, तो इसी ओपनिंग के थ्रू ये अल्फा बीम बाहर आ जाती है। तो जब ये अल्फा बीम आएगी, यहाँ पे ये गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, इसका जो अप्रोक्सीमेट जो डायमेंशन है दैट इज 10⁻⁻8 मीटर, ये इसकी अप्रोक्सीमेट थिकनेस है, मतलब बहुत थिन होता है। गोल्ड की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये मेलेबल होता है, इसको आप थिन शीट्स में भी ड्रा कर सकते हो, ये ब्रेक नहीं होता, ये ब्रिटल नहीं होता। तो ये गोल्ड फॉइल है यहाँ पे। तो इस गोल्ड फॉइल के बाद आपने ये जो यहाँ पे स्क्रीन प्लेस की है, दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। तो बेसिकली क्या होता है, जब यहां से अल्फा पार्टिकल आएगा तो यहाँ पे कोलिजन होगा, तो कोलिजन जब होगा तो इस अल्फा पार्टिकल की जो ट्राइजेक्टरी है, जो पाथ है, वो चेंज हो सकता है। ये स्ट्रेट भी जा सकता है, ये इसका पाथ चेंज भी हो सकता है, तो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। अगर हेड ऑन कोलिजन होगा एटम के साथ तो ये वापस भी आ सकता है। तो अब ये कहां से जाएगा, इस जो अल्फा पार्टिकल की जो ट्राइजेक्टरी है, या जिसको आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहेंगे, एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो मैंने यहाँ पे दिखाया है थीटा, व्हाट इज दिस एंगल ऑफ स्कैटरिंग, बेसिकली दिस इज द एंगल जब अल्फा पार्टिकल आएगा। सो दिस इज द इनिशियल पाथ एंड दिस इज द फाइनल पाथ। अगर यहाँ पे कोलिजन होना है तो अल्फा पार्टिकल मान लो ऐसे आएगा, सो दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनिशियल पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर यहाँ पे जब कोलिजन होगा, मान लो इसका पाथ चेंज हो गया ऐसे, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिसीड वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रिसीड, ये फाइनल पाथ कहां से है। तो इन दो पाथ्स के बीच में जो एंगल बनता है, सो इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग।
तो इस एंगल ऑफ स्कैटरिंग का वैल्यू जो है वैरी कर सकते हैं। इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल वापस भी आ सकता है, ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट भी जा सकता है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, यहां से भी जा सकता है 30 डिग्री 20 डिग्री। सो इस थीटा का जो वैल्यू है इट वैरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। 0 डिग्री तब होगा जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा विदाउट एनी डेविएशन इन इट्स पाथ। 180 डिग्री इसका वैल्यू तब होगा जब ये रिटर्न आएगा, जब ये रिटर्न करेगा, यहां से गया तो यही पाथ से ये वापस आएगा, हेड ऑन कोलिजन होगा तो डायरेक्ट वापस आएगा। तो उस वहां पे जो वैल्यू होगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में वो 180 आएगा। तो 0 से लेके 180 तक इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। और अब इस थीटा का वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं? बेसिकली यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन होती है ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। तो इसका मतलब ये है कि मान लो अल्फा पार्टिकल यहां से आ गया, यहां से कोलाइड होके उसका पाथ चेंज हो गया, तो यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया इसके साथ। बेटा जब अल्फा पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ कोलाइड करता है, स्ट्राइक करता है, जहां पे ये स्ट्राइक करता है वहां पे एक लाइट फ्लैश जो है वो इरप्ट हो जाती है, वहां पे एक लाइट स्पॉट बन जाता है। और जहां पे लाइट स्पॉट बनेगा हमें एक्चुअली पता चलता है कि कोलाइड कहां पे, स्ट्राइकिंग कहां पे हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे आपको फ्लैश नजर आएगा तो इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये यहां से आया है, फिर ये ऐसे स्ट्राइक हुआ है यहां पे। सो ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है इससे हमें पता चलता है बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, क्योंकि जहां पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा, लाइट फ्लैश, वहीं पे कोलिजन हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल वहीं पे स्ट्राइक हुआ है, तो उससे हमें फाइनल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निकलेगी। इनिशियल वेलोसिटी की वेक्टर की डायरेक्शन हमें पहले ही पता है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये जो लाइट फ्लैश है ना, इसको हम इस डिटेक्टर के थ्रू जो है वो डिटेक्ट करते हैं। दिस इज बेसिकली अ माइक्रोस्कोप, और ये इसके साथ मूवेबल माइक्रोस्कोप अटैच होता है, तो इससे हमें पता चलता है कहाँ पे स्ट्राइक हुआ है। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो है कहीं पे भी स्ट्राइक हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली इस थीटा का जो वैल्यू है दैट वैरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। सो दिस इज बेसिकली द सेटअप। दिस सेटअप इज यूज्ड इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और मैंने इसका जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से अल्फा बीम आएगी, अल्फा बीम यहाँ पे गोल्ड फॉइल है तो इसके साथ वो स्ट्राइक करेगी। गोल्ड फॉइल में गोल्ड एटम्स है, तो जब अल्फा बीम स्ट्राइक करेगी गोल्ड एटम के साथ तो वहां पे डिविएशन होगी पाथ की। इनिशियल वेलोसिटी एक डायरेक्शन में थी, फाइनल वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में थी, तो वहां पे जो आपका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है इसका वैल्यू वैरी होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे बहुत सारे फ्लैशेस यहाँ पे रिपोर्ट होंगे, तो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। So this is a setup that was used by Rutherford in his experiment. अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो वहां पे रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या किया वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज जो हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में या रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज द ऑब्जर्वेशंस। सेटअप तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है इसमें। अब देखो बेटा इसमें उसने ऑब्जर्व क्या क्या किया। What are the observations? Observations जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो क्या क्या ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे ही कंक्लूजन निकलेगा, उसी पे ही फिर मॉडल बनेगा। ठीक है, तो सबसे जो प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेशन थी, मैं टू द पॉइंट आपको बताता हूं क्योंकि आपने ये बहुत बार पढ़ा होता है। जो प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स आए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट स्ट्रेट without any deviation. Most of the alpha particles, almost 99% of the alpha particles went without any deviation. इसका मतलब है ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल्स यहां से आ गए तो यहाँ पे कोलिजन हो गया गोल्ड एटम्स के साथ, क्योंकि गोल्ड फॉइल में गोल्ड एटम्स होंगे, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है उन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक किया यहाँ पे। इसका मतलब है वहां जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग था ना मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स के लिए वो 0 डिग्री आ गया, वहां पे कोई डिविएशन नहीं हुई। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिविएट तो हुए पर छोटे एंगल्स पे, मतलब ज्यादा डिविएट नहीं हुए। मान लो ये अल्फा बीम यहां से आ गया, ये यहाँ पे मान लो स्क्रीन है, ठीक है, तो ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल है वो तो सीधे चले गए, डिविएशन वहां पे हुई नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिविएशन। ये ऑब्जर्वेशन है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिविएट तो हो गए पर छोटे एंगल्स, एट स्मॉल एंगल्स, मान लो ऐसे डिविएट हो गए, ऐसे डिविएट हो गए, ज्यादा ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग था इसका वैल्यू ज्यादा नहीं रहा, छोटे छोटे एंगल्स पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हो गए।
और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बहुत बड़े एंगल्स पे डिविएट हो गए। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिविएट हो गए पर छोटे बड़े एंगल्स पे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिविएशन, कुछ जो बचे बाकी अल्फा पार्टिकल्स, उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो छोटे छोटे एंगल्स पे डिविएट हो गए, और उसके बाद जो बचे वो बहुत कम पोर्शन था, वो वाले अल्फा पार्टिकल्स बड़े एंगल्स पे डिविएट हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे। और कोई कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे था जो वापस आ गया, बिल्कुल वापस आ गया, अपने पास को उसने रिटर्न कर दिया। मतलब वहां पे जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग था वो 180 डिग्री था। पर वैसे अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम थे। मान लो 10 लाख में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जिसने अपना पाथ रिट्रेस किया। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द टोटल ऑब्जर्वेशन कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट हो गए पर छोटे एंगल्स पे, और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बड़े एंगल्स पे डिविएट हो गए, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री पे। और बहुत 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 कम ऐसे पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो वापस आ गए, जिन्होंने अपना पाथ जो है वो रिट्रेस किया, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री वापस आ गए। सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं। बेसिकली रदरफोर्ड की एक फॉर्मूला है, उसको कहते हैं हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। दैट स्कैटरिंग फॉर्मूला गिव्स अस एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन the number of alpha particles received per unit area by this screen and the angle of scattering। वो फॉर्मूला बेटा ऐसी है, this n, if this n is the number of alpha particles received by the screen at a particular angle of scattering, then this n is inversely proportional to sin raised power 4 theta by 2। बेटा इसको हम कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। तो यहां से बेसिकली आपका आ जाता है रिलेशन बिटवीन एन एंड थीटा। और आप देखो कैसी रिलेशन है, इसको अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे बिटवीन एन एंड थीटा, तो आपका जो ग्राफ है ना वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे आएगा, ऐसे अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पे। एन वर्सेस थीटा का जो ग्राफ है अप्रोक्सीमेटली वह ऐसे आएगा, ऐसे आ रहा बेटा ग्राफ। तो देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है बेटा जितना थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उतना एन का वैल्यू बहुत कम होगा, बिकॉज दिस इज साइन रेज पावर 4। सो यू कैन इमेजिन मैथमेटिकली कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड थीटा। सो हाउ डज दिस एन वैरी विद थीटा? सो देयर इज एक्चुअली साइन रेज पावर 4। इसका मतलब है व्हेन थीटा इज स्मॉल सो एन हैज रिलेटिवली लार्जर वैल्यू। जब थीटा स्मॉल होगा एन का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। और एन क्या है? n is the number of alpha particles received by this screen per unit area। किस थीटा पे कितने अल्फा पार्टिकल्स रिसीव किए हैं इस स्क्रीन ने, वही n का है। n का मतलब वही है, n का वैल्यू डिटरमाइन करता है कि किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स आ गए। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पे 1 लाख अल्फा पार्टिकल आ गया, 10 डिग्री पे आ गए 10,000 अल्फा पार्टिकल, हाँ 30 डिग्री पे आ गए 500 अल्फा पार्टिकल, 90 डिग्री पे आ गए 300 अल्फा पार्टिकल, 120 डिग्री पे आ गए फॉर एग्जांपल 30 अल्फा पार्टिकल। सो दिस n इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर रिसीव कौन करता है? स्क्रीन पर यूनिट एरिया। एंड थीटा इज द ये किस एंगल पे रिसीव किए हैं। तो यहां से इक्वेशन से आपको पता चलता है कि जितना थीटा स्मॉल होगा उतना n का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब है कम एंगल पे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स रिसीव हुए हैं, कम एंगल पे इस स्क्रीन ने ज्यादा अल्फा पार्टिकल रिसीव किए हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए हैं, क्योंकि जितना एंगल थीटा का कम होगा एन का वैल्यू ज्यादा होगा, थीटा वैल्यू कम होगा एन का वैल्यू ज्यादा होगा। थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सो जितना इसका वैल्यू कम होगा यहां से ज्यादा अल्फा पार्टिकल आप रिसीव करेंगे। सो टेक्निकली मतलब यही है कि कम एंगल पे ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर हुए हैं, ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए हैं। थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एन का वैल्यू कम आएगा। तो इसका मतलब है बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल है जो थोड़े से एंगल पे, छोटे एंगल पे डिविएट हुए हैं। एन का वैल्यू बहुत बड़ा, थीटा का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़े एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं, एन का वैल्यू कम आएगा, मतलब कम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर हुए हैं एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लार्जर एंगल। सो ये इस इक्वेशन का जो है ये ग्राफिकल वेरिएशन है। जितना थीटा कम है इनका वैल्यू ज्यादा है, थीटा बढ़ेगा इनका वैल्यू कम आएगा। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग फॉर्मूला। सो ये बेसिकली this formula was actually
बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो रदरफोर्ड ने वहां पे ऑब्जर्व किया, ये फॉर्मूला वहीं से आ जाती है। ठीक है, अब चलो बेटा, ये जो ऑब्जर्वेशन हुई है, अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन क्या आ जाता है इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, कंक्लूजन क्या आ जाता है, और कंक्लूजन आपको ऑब्जर्वेशन के बाद बताना है। तो ऑब्जर्वेशन यही थी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सिटरेट गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि एटम जो होगा उसमें मैक्सिमम जो स्पेस है वो खाली है, वो एम्प्टी है, क्योंकि जब मैक्सिमम स्पेस खाली है तभी जाके तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सिटरेट जाएंगे विदाउट एनी डिविएशन। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं, छोटे एंगल्स पे, बड़े एंगल्स पे कुछ रिटर्न भी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एटम में कहीं पे, एटम जो है इसके स्पेस में कहीं पे कोई सॉलिड सा ऑब्जेक्ट है, सॉलिड सी कोई बॉडी है जो इन अल्फा पार्टिकल को रिपेल करवाती है और इनको डिविएट करवाती है। समझ आ रहा है? तो ऑब्जर्वेशन यही बनेगी ना, आपको एक्सप्लेन करना है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सिटरेट क्यों गए और कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर क्यों हो गए, डिफ्लेक्ट क्यों हो गए, कुछ वापस क्यों आ गए। तो जब इसको आप कंक्लूड करोगे, इसको आप ऐसे रीजन दोगे कि देखो, अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सिटरेट जा रहे हैं तो इसका मतलब है एटम में जो मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम स्पेस है, वो एम्प्टी है, इसलिए सीधे जा रहा है अल्फा पार्टिकल, डिविएट नहीं हो रहा है। अब अगर कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो डिफ्लेक्ट तब होगा जब रिपल्शन होगा। डिफ्लेक्ट, दो चीजें डिफ्लेक्ट तब होगी जब, अगर अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, पर डिफ्लेक्ट, ये इसको डिफ्लेक्ट तब करेगा जब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तब जाके ये ऐसे आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा तो ये ऐसे जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और तो इसका मतलब ये है कि एटम में कहीं पे कोई ऐसा पार्ट है, कहीं पे कोई ऐसी बॉडी है जो एक तो हैवी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल है, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए आपको उससे भी हैवी पार्टिकल चाहिए। सो इसका मतलब है एटम में कहीं पे ऐसी एक बॉडी प्रेजेंट है जो बिल्कुल हैवी है अल्फा पार्टिकल से, और वो पॉजिटिवली चार्जड है। पॉजिटिवली चार्जड क्यों आप कहोगे? क्योंकि बेसिकली अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्जड ही कर सकता है, क्योंकि खुद अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, इसको रिपेल अल्फा पॉजिटिवली चार्जड ही कर सकता है। तो बेटा फिर बाद में इसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो बेसिकली एक एटम में जो सेंटर पे जो कॉन्सेंट्रेटेड हैवी पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। वो एटम का सारा मास उसी में होता है और पॉजिटिवली चार्जड होता है, वही इस जो अल्फा पार्टिकल्स को है डिफ्लेक्ट करवाता है। तो दिस वाज एक्चुअली द कंक्लूजन। अब अगर इसको मैं सम अप करूंगा और आपको इसका जो सेंट्रल आइडिया दूंगा कंक्लूजन का, वो ऐसे है। रदरफोर्ड ने फाइनली क्या एज्यूम किया, फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला, वो ये था कि आपका जो एटम है, फाइनली ये एटम बेसिकली इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इसका न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। याद रखो, ये आपने बहुत बार सुना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। कंक्लूजन का क्या था इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, वो ये था कि एक जो एटम है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट, और बाकी जो पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट कौन सा है? जो सेंटर में होगा, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है वो बाकी, ये जो सेंटर को छोड़ के बाकी जो है पार्ट एटम का, वो इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। जहां तक न्यूक्लियर पार्ट का ताल्लुक है, न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस होता है। ये रदरफोर्ड कंक्लूजन दे रहा हमको। एटम के बीचों बीच एक कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी होती है, डेंस ऑब्जेक्ट होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट। इस न्यूक्लियस की खुसूसियत या प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो मास होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एंटायर मास ऑफ एन एटम। या आप कह सकते हो कि एटम का जो सारा मास है ना, वो इसी न्यूक्लियस का होता है, वो इसी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब बहुत हैवी होता है। और इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ एन एटम। The size of this nucleus is in fact less than 0.001%, less than 0.001%, मतलब बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियर पार्ट साइज के लिहाज से एटम के ओवरऑल साइज के लिहाज से बहुत बहुत छोटा होता है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि सारे एटम का मास इसी न्यूक्लियस में होता है, सारे एटम का मास जो है वो भरा होता है इसी न्यूक्लियस में। और
इस न्यूक्लियर पार्ट की एक और प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर पार्ट और न्यूक्लियस। फिर रदरफोर्ड ने बताया कि इसके जो बाकी जो इस न्यूक्लियस के अलावा जो स्पेस है ना इस एटम के अराउंड, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट मान लो खाली होती है। दिस इज एन एम्प्टी स्पेस। अब इस एम्प्टी स्पेस में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस। वो क्यों नेगेटिवली चार्ज्ड का कॉन्सेप्ट क्यों लाया उसने यहाँ पे? क्योंकि उसको पता था, ये पहले ही एस्टैब्लिश हुआ था कि एटम जो है ये ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो बीच में पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड कहां होगा? तो रदरफोर्ड ने बताया वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसी न्यूक्लियस के अराउंड इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है, इसको हम कभी वेव भी कह सकते हैं, पर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से दिस इज अ वेरी माइन्यूट पार्टिकल हैविंग सर्टेन मास, हैविंग सर्टेन चार्ज। इसका मास नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसीलिए हम कहते हैं कि एटम का जो टोटल मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। सो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज्ड वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे सोलर सिस्टम मान लो। रदरफोर्ड्स मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और सोलर सिस्टम की एनालॉगी जो है हम इसको उसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में बीच में सन है, तो इस सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, एक एटम बेसिकली होता है इसी सोलर सिस्टम के जैसे, इसी सोलर सिस्टम के जैसे सोलर सिस्टम होता है ऐसे एक एटम भी होता है। तो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है बहुत हैवी, तो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और रिवॉल्व सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए जो इनको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो चाहिए होता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी अट्रैक्शन से इनको मिल जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ये रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और एक बात याद रखना है कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन जो भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दैट इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन। सो रदरफोर्ड ने हमें यही बताया, एक एटम जो इसने स्ट्रक्चर दिया, जो इसने फ्रेमवर्क दिया, वो यही है। ये मैंने जो डायग्राम बनाई है यही कंक्लूजन है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, कि एक एटम जो होता है उसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सारा मास, सारा पॉजिटिव चार्ज उसी का होता है, बहुत छोटा होता है, और इसके अराउंड जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो ये बेसिकली कंक्लूजन दिया रदरफोर्ड ने। सो दिस इज व्हाट रदरफोर्ड सेड। और अब इसमें कुछ टर्म्स हम यहाँ पे, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, पर वो हम डिस्कस करेंगे। पर इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है, इनको भी एक्सप्लेन करेंगे, जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इंपैक्ट पैरामीटर, या एंगल ऑफ स्कैटरिंग। चलो एंगल ऑफ स्कैटरिंग तो आपने अंडरस्टैंड किया, पर ये था बेसिकली इसका कंक्लूजन। ठीक है, अब अगर कंक्लूजन के बाद आप आएंगे बेटा ड्रॉबैक्स पे। कंक्लूजन के बाद हम देखेंगे कि ये जो रदरफोर्ड है, इसका मॉडल जो है, चलो ये तो सक्सेसफुल रहा अपने टाइम पे, दिस वाज अ फर्स्ट प्रैक्टिकल मॉडल, बट इसके कुछ सीरियस ड्रॉबैक्स थे, कुछ खामियां थी इसमें, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ड्रॉबैक्स क्या थी इस रदरफोर्ड्स मॉडल की? बेटा दो ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, जो दो बड़ी खामियां थी इस मॉडल में। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, दिस इज एन न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, ये मान लो मॉडल है, ये मान लो एटॉमिक मॉडल है, दिस एटॉमिक मॉडल इज गिवन बाय रदरफोर्ड। ठीक है, सो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल आ जाता है, बेसिकली यहां से जो ऑब्जर्वेशन हुई, जब अल्फा पार्टिकल आएगा, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम पे ये अल्फा पार्टिकल जो है ये स्ट्रेट चला जाता है, ये बैंड नहीं होता, क्योंकि इस एटम में तो मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है ना, तो ये अल्फा पार्टिकल डिविएट तभी होगा, इसको डिविएट करवा सकेगा ये न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियस तो एक छोटे पोर्शन में होता है, तो मैक्सिमम टाइम पे ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाता है विदाउट एनी डिविएशन, जो कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। कभी कभी क्या होता है, ये अल्फा पार्टिकल आके डिविएट होता है, तो मान लो अगर यहां से अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्जड है, तो ये ऐसे डिविएट हो सकता है, तो कभी ऐसे डिविएट हो सकता है।
तो कभी ये छोटे एंगल्स पे डिविएट होगा, कभी ये बड़े एंगल्स पे डिविएट होगा। और अब अगर कभी हेड ऑन कोलिजन होने वाला है अल्फा पार्टिकल के बीच और इस न्यूक्लियस के बीच, तो ये आगे जाके फिर वापस आता है, अपना पाथ रिट्रेस करता है। सो दिस ऑल इट एक्सप्लेन, दिस एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड बाय दिस मॉडल। ठीक है, क्यों डिविएशन होती है? बेसिकली डिविएशन होती है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस वजह से थोड़ी सी डिविएशन कभी आ सकती है। समझ आ रहा है बेटा? शाबाश। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब मैं ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूं कि ये जो मॉडल है ये ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि इसके कुछ सीरियस ड्रॉबैक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या एस्पेक्ट्स एटम के रिलेटेड ऐसी थी जो इस रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ एटम से उनका आंसर नहीं आ जाता था, मतलब विच वेर एंटी टू दिस मॉडल, जिनका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, जो रदरफोर्ड ने किया और जो बेसिकली ऑब्जर्व होता था, देयर वर सम कॉन्ट्राडिक्शंस, कुछ ड्रॉबैक, कुछ खामियां थी जो हम अभी जो है बेटा उनको डिस्कस करेंगे। पहली खामी जो थी, पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, और रिवॉल्व करने के लिए जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। पर बेटा इस बात को आप जहन में रखिए। और दूसरी बात, एक फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि मैक्सवेल ने दी है। मैक्सवेल ने बताया था कि अगर आप एक चार्जड पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएंगे, चार्जड पार्टिकल कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, जो भी जिसके पास भी चार्ज है, अगर एक चार्जड पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करवाएंगे, उसकी वेलोसिटी अगर आप चेंज करेंगे, तो वो चार्जड पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। दिस इज वन ऑफ द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी। मैक्सवेल एक बड़ा साइंटिस्ट था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, उसने एक थ्योरी दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है। तो उसका जो एक सोर्स बताया था मैक्सवेल ने, उसने कहा है कि अगर कभी भी चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, कोई भी चार्जड पार्टिकल, तो वो ऑटोमेटिकली रेडिएशन इमिट करता है। रेडिएशन मतलब वो एनर्जी इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा। अब अगर हम उसका कॉन्सेप्ट, ये पोस्टुलेट टैली करेंगे विद दिस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, तो यहां पे देखो क्या हो जाता है। रदरफोर्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब सबको पता है कि सर्कुलर मोशन जो है, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है भी, पर उसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो इसका मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करता है, ऑर्बिट में मूव करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर मैग्नीट्यूड सेम भी है पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इमिट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इमिट करना चाहिए एनर्जी। अगर ये एनर्जी इमिट करेगा तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा, और ये करना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है। तो अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करना चाहिए, ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करना चाहिए। और अगर ये कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा, इसका जो ऑर्बिट है वो डिक्रीज होके फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसी न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका ऑर्बिट कम होता जाएगा, कम क्यों होता जाएगा, क्योंकि जब ये कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा तो फाइनली इसका ऑर्बिट कम होगा, ये कोलैप्स होगा, ये एटम कोलैप्स होगा। पर ऐसा तो हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो आप, ये भी एटम्स का बना है। अगर ये एटम्स का बना है तो इसमें भी न्यूक्लियस है और उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम मानेंगे रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर मोशन अंडरगो कर रहे हैं। तो मैक्सवेल के हिसाब से वो एनर्जी इमिट करनी चाहिए कंटिन्यूअसली। सो ये इसका मतलब है ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करना चाहिए।
अगर ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा तो इसमें जो ऑर्बिट्स का जो साइज है वो कम होगा कम होगा कम होगा, फाइनली इसमें सारे एटम्स कोलैप्स हो जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट ओवरऑल कोलैप्स होगा। पर प्रैक्टिकली ऐसे हमने नहीं देखा है। तो ये जो एक ऐसा पॉइंट था जिसको जो इस पॉइंट को एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स मॉडल नहीं कर सका। रदरफोर्ड को जो बताया गया कि अगर आप ऐसे बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये तो फिर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये तो एनर्जी इमिट करना चाहिए कंटिन्यूअसली, पर कहां कर रहा है? ऐसे तो हमने नहीं देखा। हमने देखा है कभी कभी कर रहा है, कभी कभी कोई मटेरियल एनर्जी इमिट कर रहा है, पर कंटिन्यूअसली तो हमने नहीं देखा है। तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। रदरफोर्ड का जो मॉडल है इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद मैक्सवेल्स थ्योरी, और मैक्सवेल्स थ्योरी एक मानी हुई थ्योरी है, दैट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी। अगर रदरफोर्ड मॉडल उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो इसका मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल है इट इज नॉट अ परफेक्ट मॉडल, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। सो दिस वाज द फर्स्ट इशू कि रदरफोर्ड couldn't explain why an atom or why a revolving electron, why it does not continuously emit energy and it should actually emit as per Maxwell's theory, और ये नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आपने तो बताया अगर आपके हिसाब से ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये करना चाहिए एनर्जी इमिट, पर ये क्यों नहीं कर रहा है? सो इस क्वेश्चन का आंसर रदरफोर्ड नहीं दे सका। दूसरा जो ड्रॉबैक था दैट वाज डिस्क्रीट नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा, पर एक चीज यहाँ पे इसमें इसके रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये डिस्क्रीट क्यों है, ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, इसका आंसर भी रदरफोर्ड्स मॉडल नहीं दे पाया। अब हम पहले देखेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है। पहले देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो बेटा, अगर आप एक ट्यूब लेंगे और इस गिलास ट्यूब में आप लेंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपने एक ट्यूब में लिया, फिर आप क्या काम करिए, इस गिलास ट्यूब को आप हीट करिए, इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, इसको आप हीट कीजिए। जब आप इसको हीट करते हैं ना बेटा, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इमिट करता है रेडिएशन, ये लाइट करता है इमिट, और फिर अगर आप उस लाइट को पास करेंगे ना थ्रू ए प्रिज्म, ये मान लो ये प्रिज्म है यहाँ पे, अगर आप इस लाइट को जो हाइड्रोजन गैस ने इमिट की है, कब की है, जब आपने इस हाइड्रोजन गैस को हीट करवाया, इसने लाइट इमिट की, जब आप इस लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हो तो वहां डिस्पर्शन होगा, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग डीविएट होगी। तो यहाँ पे एक कलर यहां से, दूसरी वेवलेंथ यहां से, यहां से, यहां से, तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ बन जाता है। इस ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, और पर्टिकुलरली इसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स which we obtain when light coming from hydrogen gas is passed through the prism, ठीक है। फिर जब हम इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन वेवलेंथ्स को स्टडी करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है इसमें कुछ स्पेशल वेवलेंथ्स प्रेजेंट है, इसमें सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक वेवलेंथ है 201 नैनोमीटर, दूसरी वेवलेंथ है 245 नैनोमीटर, एक और वेवलेंथ है 305 नैनोमीटर, एक और वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दे दी। मान लो ये ग्रुप यहां से आपने ऑब्टेन किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ्स प्रेजेंट है 201 है, 245 नैनोमीटर है, 35 है, 450 है। तो आप अगर यहां देखेंगे ना, इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ स्पेशल लाइंस प्रेजेंट है, स्पेशल लाइंस या स्पेशल वेवलेंथ्स प्रेजेंट है। हर कोई वेवलेंथ नहीं प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल 201 के बाद 202 नहीं है, 203 नहीं है, 204 नहीं है, 205 नहीं है, 201 के बाद 245 है। तो इसका मतलब है दिस इज ए डिस्क्रीट नेचर। डिस्क्रीट मतलब बीच बीच में कोई प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस नहीं है, सारी वेवलेंथ्स नहीं है। 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 के बाद 1 के बाद डायरेक्ट 15 है, 15 के बाद डायरेक्ट 65 है, मतलब बीच बीच में कोई है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं डिस्क्रीट ग्रुप, डिस्क्रीट लाइंस। देयर आर सम स्पेशल स्पेक्ट्रल लाइंस, इन वेवलेंथ्स को हम स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं। सो देयर आर एक्चुअली सम स्पेशल, some definite spectral lines present. Every spectral line is not present. और जब ये हम रदरफोर्ड से कहेंगे हमें बताओ भाई कि 201 प्रेजेंट है पर 202 क्यों नहीं है, 203 क्यों नहीं है, 201 के बाद 245 क्यों आता है, 245 के बाद 305 क्यों आता है, समझ आ रहा है। सो दिस इज अ ड्रॉबैक एक्चुअली। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो डिस्क्रीट नेचर है कि इसमें कुछ
डेफिनेट स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट है, सारी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट नहीं है, ये चीज भी जो है रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की। ही कुडंट एक्सप्लेन कि वाई, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हाइड्रोजन गैस जब इमिट करता है लाइट तो इसमें खाली कुछ स्पेशल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों है, बाकी क्यों नहीं है। सो दीज वर द मेजर ड्रॉबैक्स। ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनका आंसर जो है रदरफोर्ड नहीं दे पाया। एज अ रिजल्ट फाइनली हमें ये जो थ्योरी है ये डिस्कार्ड करनी पड़ी, और इसके बाद एक नया मॉडल आ गया, एक नई थ्योरी आ गई जिसमें कुछ क्वांटम पोस्टुलेट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, उसको हम कहते हैं बोहर्स थ्योरी। इन सारे जो ड्रॉबैक्स को इसको एक्सप्लेन किया बोहर मॉडल ऑफ एटम में, वो इंशाल्लाह हम इसके बाद पढ़ेंगे। पर मैंने आपको इस थ्योरी में पढ़ाया है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में इसका सेटअप पढ़ाया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑब्जर्वेशन हमने देखी, कंक्लूजन देखा और इसके ड्रॉबैक्स देखे। ठीक है, अब इस थ्योरी के रिलेटेड कुछ टर्म्स आती है हमारी, कुछ स्पेशल टर्म्स, डेफिनेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, इस रदरफोर्ड्स मॉडल में कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी जो मैंने इस मॉडल के रिलेटेड जो भी चीज थी वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम डिनोट करते हैं आर नॉट से। देखो बेटा, इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, दिस इज ए कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड एटम, और यू कैन से दिस इज ए कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। ये उन दो के बीच में कोलिजन है। अगर अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की उसकी जो पाथ है वो इस अल्फा पार्टिकल के सेंटर से दूर है तो ये सीधे चला जाता है, अगर नजदीक है तो ये कोलाइड हो जाता है। कोलाइड का मतलब है इंटरेक्ट करता है, तो इसका पाथ चेंज हो रहा है। तो फाइनली दिस इज ए कोलिजन। अब इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिफाइन करने के लिए हम लेंगे बेटा हेड ऑन कोलिजन। कोलिजन तो यहां पे हो रहा है, मान लो ये यहां पे अल्फा पार्टिकल है, ये यहां पे न्यूक्लियस है, तो कोलिजन ये यहां से भी आ सकता है। कोलिजन का मतलब फिजिकल टच नहीं होता। कोलिजन खाली ये नहीं होता कि इसके साथ टच करेगा, नहीं। कोलिजन का मतलब होता है इंट्रैक्शन। अगर इंट्रैक्शन से बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो जाता है उसको कोलिजन कहते हैं। मान लो अगर यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये आगे आगे आया, इसने यहां से इसका फोर्स फील किया और इसका पाथ चेंज हो गया, इसको भी कोलिजन कहते हैं। कोलिजन का मतलब है अगर ये इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट का मतलब है अगर ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उस फोर्स के जरिए अगर इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसको कहते हैं कि हम इन दोनों के बीच में हो गया कोलिजन। सो कोलिजन डज नॉट मीन फिजिकली दे आर टचिंग, ये याद रखिए आप। तो बेटा इसको डिफाइन करने के लिए हम जो यहाँ पे कोलिजन लेंगे, यहाँ तो बहुत कोलिजन्स होते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं अल्फा पार्टिकल, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और हेड ऑन भी आ सकता है। हेड ऑन का मतलब है कि जब अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली आएगा न्यूक्लियस की ओर, हेड ऑन कोलिजन, डायरेक्ट कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, हेड ऑन कोलिजन हो गया डायरेक्ट। यहां पे हम एक हेड ऑन कोलिजन की बात करेंगे। एक हेड ऑन कोलिजन से हम इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो ये यहां पे न्यूक्लियस है, दिस इज ए न्यूक्लियस, और ये अल्फा पार्टिकल है और ये इसकी ट्राइजेक्टरी है, दिस इज ए हेड ऑन कोलिजन। ये जो अल्फा पार्टिकल है, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस विद काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि ये जब इमिट होता है ना यहां से, तो ये इमिट होता है विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसी वेलोसिटी से ये आगे अप्रोच करता है। ठीक है, इस अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, अगर हम मान लो इसके पास 2 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन के चार्ज को हम डिनोट करेंगे ई से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना होता है, प्रोटॉन का भी होता है इतना। तो अल्फा पार्टिकल का टोटल चार्ज जो है उसको मैं नाम रखूंगा Q1, दैट इज 2e। इसका चार्ज 2e है क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है। और ये जो न्यूक्लियस है, अगर मान लो इस न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है Z इस न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर है। मान लो अगर ये गोल्ड है तो एटॉमिक नंबर है 79। अब अगर ये कोई दूसरा एटम है तो हमने जनरली जो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर लिया वो Z है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स है।
अगर इस न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो इसके पास चार्ज कितना आएगा, उसका नाम हम रखेंगे Q2, तो वो बनेगा ना बेटा Z टाइम्स E, where Z is the atomic number or the number of protons present in this nucleus and E is the charge of each proton. So यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में कोलिजन होने वाला है। ये अल्फा पार्टिकल है, इसका चार्ज है 2e, और ये न्यूक्लियस है, इसका चार्ज है Ze। ठीक है, तो देखो बेटा जब हेड ऑन कोलिजन होता है तो ये अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ता है। वी आर एज्यूमिंग कि इनिशियल जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो k है, और इनिशियली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियली वो मैक्सिमम होगी, इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इनिशियली ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, और जब ये दूर होता है तो इसका मतलब है ये न्यूक्लियस इस पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है इस अल्फा की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की तभी होती है ना जब उस चार्ज पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो यही बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो। इनिशियली ये अल्फा पार्टिकल बहुत दूर होते हैं इस न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं होता, तो इसका मतलब इस पे इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज जीरो। पर इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जितना ये आगे आगे बढ़ेगा, अब देखो बेटा ये भी पॉजिटिवली चार्जड है, ये भी पॉजिटिवली चार्जड है, जितना ये आगे आगे बढ़ेगा उतना इस और इस चार्ज के बीच में रिपल्शन स्टार्ट होगा, और जितना रिपल्शन स्टार्ट होगा उतना इस अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। पर जितना ये आगे जाएगा उतना इस पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ेगा, इसका मतलब उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो आप टेक्निकली ये कह सकते हो कि इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है थी, पर जितना ये आगे आगे बढ़ेगा ड्यू टू रिपल्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। और एक टाइम ऐसे आएगा जब ये बिल्कुल क्लोज पहुंचेगा, मान लो यहां पे पहुंचा, ये यहां पे पहुंचा, दिस इज द क्लोजेस्ट पोजीशन। अब ये इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहां से जो इन दोनों के बीच में रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा है। उस रिपल्शन की वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल है ये अब फर्दर आगे नहीं जा सकता। So this is basically the position of closest approach between the alpha particle and the nucleus. बेटा ये जो अल्फा पार्टिकल है ये आगे आगे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी इस रिपल्शन की वजह से कम हो रही है, ये न्यूक्लियस है कम हो रही है, फाइनली इसने यहाँ पे स्टॉप किया। अब जितनी इसकी वेलोसिटी इनिशियली ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, उतना ये आगे जाएगा, पर फाइनली ये स्टॉप हो रहा है। इसके साथ ये फिजिकली टच कभी नहीं करता, अगर फिजिकली टच करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। तो आप याद रखिए कि ये टच नहीं करता, वो टच करवाने के लिए इसके पास बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, एंड दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है जब ये अल्फा पार्टिकल आता है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ये रुक जाता है, फिर ये वहां से वापस जाता है, और जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये रुकता है वहां से लेके न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल और इस न्यूक्लियस के बीच, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड दिस न्यूक्लियस? दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और मान लो इस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इसका हमने नाम रखा r0, और ये जो डिस्टेंस है बेटा जब अल्फा पार्टिकल इस डिस्टेंस पे आ जाता है, मतलब नियरेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, यहां पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो बन जाती है, क्योंकि ये रेस्ट में आ जाता है, ये रुकता है। और इस पोजीशन में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो बन जाती है मैक्सिमम। मतलब जो इनिशियल केस था उसका उल्टा, पहले पोटेंशियल जीरो थी, काइनेटिक मैक्सिमम थी, अब नियरेस्ट पोजीशन पे ड्यूरिंग कोलिजन नियरेस्ट पोजीशन पे काइनेटिक जीरो, क्योंकि ये स्टॉप हो रहा है फिर वापस आता है, और इनिशियल इसकी जो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम बन जाती है। आप इनडायरेक्टली कह सकते हो इस पोजीशन पे एट द नियरेस्ट पोजीशन द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लिख सकते हैं एंटायर काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। पर कहां पे? एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एट द पोजीशन ऑफ नियरेस्ट अप्रोच।
अब यहाँ पे हम इस आर नॉट का निकालेंगे वैल्यू, एक इक्वेशन आपको डिराइव करके देंगे, तो वो इक्वेशन इसी से आएगी, क्योंकि इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है सारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे। और मान लो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है दैट इज गिवन, सो के को हम ऐसे ही रखेंगे, और जो पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। ये आपने पढ़ा होगा, दो चार्जेस के बीच में अगर सेपरेशन आर है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है Q1 Q2, तो उनका जो वहां पे जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है वो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे Q1 जो है वो 2e है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, और Q2 जो है न्यूक्लियस का चार्ज है, और R जो है दैट इज दिस R नॉट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, जरा सॉल्व करिए। सो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 आएगा 2e, Q2 आएगा ZE, और डिवाइड R के बदले आएगा R नॉट। ठीक है, अब बेटा इस इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व, और वहां से आप इस R नॉट का निकालो वैल्यू। दिस R नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है बेटा, तो वैल्यू निकालो, सॉल्व कर लो। तो R नॉट को यहां बाकी डिवाइड कर लो। सो R नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो Z या 2 इसके बाद Z, फिर E इंटू ई इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये काइनेटिक एनर्जी आएगा इधर। सो ये आपकी बन गई बेटा इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, ये आ गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब जो रदरफोर्ड्स मॉडल है, उस रदरफोर्ड्स मॉडल में हमने जो काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दी थी, या सॉरी अल्फा पार्टिकल की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम वो वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां पे हमारा आर नॉट का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे अगर इस के का वैल्यू आप 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेसिकली जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने जो मेजर की थी ना अल्फा पार्टिकल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी हाईएस्ट, दैट वाज 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, पर इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में। सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल्स। सो इतनी एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू देंगे 9 × 10⁹। Z इज गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो है 79। ठीक है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। जब आप इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से जो आपका आर नॉट का वैल्यू आएगा बेटा वो आ जाता है, द वैल्यू ऑफ आर नॉट कम्स आउट टू बी, मैं यहां पे लिखता हूं, वो आ जाता है 4.13 इंटू 10⁻14 मीटर। अब देखो इससे क्या कंक्लूड करते हैं, इससे कंक्लूड करते हैं अगर अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो दैट इज दिस मच, आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 10⁻14 मीटर। इसका मतलब है जो गोल्ड न्यूक्लियस का जो साइज होगा, क्योंकि मान लो देखो ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर से ये अल्फा पार्टिकल है, ये कितना दूर है, अगर ये 10⁻14 मीटर की डिस्टेंस है तो इसका मतलब है जो रेडियस या साइज इस न्यूक्लियस का होगा वो 10⁻14 से कम होगा। तो इसी बेसिस पे हम बेटा साइज और डायमेंशन ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस भी या न्यूक्लियर डायमेंशन भी डिटरमाइन करते हैं, और हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है ना दैट इज लेस देन 10⁻14 मीटर, और यूजुअली हम कहते हैं द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। और ये वैल्यू हमने कहां से लाया, ये वैल्यू बेसिकली हमने इसी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से इसको कैलकुलेट किया है, क्योंकि जब हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू फाइंड आउट किया तो इसका मतलब गोल्ड का जो या साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो तो इससे कम ही होगा। अब अगर ये 10⁻14 मीटर है तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन 10⁻14 मीटर, तो हम अप्रोक्सीमेटली कहते हैं द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻15। अब यहाँ पे ये भी याद रखो द एटम का जो एवरेज साइज है दैट इज 10⁻10 मीटर। ठीक है, सो दिस इज
an average atomic size 10⁻⁻10 meter, and this is an average nuclear size 10⁻⁻15 meter. रदरफोर्ड की एक इंपॉर्टेंट उसके मॉडल का या उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था कि वहां से हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो अब बेटा ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम बात करेंगे, एक और टर्म आ जाती है हमारी, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। चलो एंगल ऑफ स्कैटरिंग तो मैंने बता दिया, ये जो थीटा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और इसका जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0 डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 180 डिग्री। 0 डिग्री कब होता है? जब अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास होगा। 180 डिग्री कब होता है? जब अल्फा पार्टिकल रिटर्न करेगा, रिट्रेस करेगा अपने पाथ को, ठीक है। तो this theta is the angle between initial velocity and final velocity, or velocity of approach and velocity of precede, ठीक है। तो this is बेटा आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एक और टर्म आ जाती है हमारी जिसको हम कहते हैं बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर, और इस इम्पैक्ट पैरामीटर को हम डिनोट करते हैं बी से। देखो बेटा इस इम्पैक्ट पैरामीटर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। अब मैंने बता दिया है कि ये जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें कोलिजन होता है बेसिकली अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। ये मान लो इसका सेंटर है और ये मान लो इसकी सेंटर लाइन है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। और यहां से आ रहे हैं अल्फा पार्ट, दीज आर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल आ सकता है। और ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, क्यों? इसके शेल्स होंगे, ऐसे शेल्स होंगे इसकी, ठीक है। अब अगर ये अल्फा पार्टिकल आप लेंगे, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो दिस कोलिजन विल बी कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन। अगर इस अल्फा पार्टिकल का कोलिजन लेंगे आप, वो हेड ऑन कोलिजन का कहलवाएगा। पर अगर आप बाकी अल्फा पार्टिकल्स लेंगे ना, इनके जो कोलिजन्स हैं वो इस सेंटर लाइन से दूर है, तो उनको हम कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन। अब देखो बेटा, मान लो हम ये वाले अल्फा पार्टिकल का कोलिजन डिस्कस करेंगे। इसका जो इनिशियल पाथ है ना वो ये है, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, फिर शायद ये ऐसे डिविएट होगा, ठीक है। जो बेटा ये जो सेंटर लाइन है और ये जो इसकी एक्सीज है, ये जो इसका जो वेलोसिटी अप्रोच है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है, दिस लाइन, और दिस इज द सेंटर लाइन। इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर। आराम से देखो, फिर से समझाता हूं मैं बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एक यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाता हूं मैं। मान लो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये मान लो इसकी सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन का मतलब है जो अल्फा पार्टिकल इस लाइन के थ्रू आएगा वो इसके साथ हेड ऑन कोलिजन करेगा। अब हर कोई अल्फा पार्टिकल तो हेड ऑन कोलिजन नहीं करता। मान लो ये कोई अल्फा पार्टिकल है और ये यहां से जा रहा है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी को हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कहते हैं। तो अगर ये इसकी डायरेक्शन है तो इस सेंटर लाइन से ये कितनी दूरी पे है? ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस between the center of nucleus and the velocity of approach, between the center line and the velocity of approach of the alpha particle, this distance is called as impact parameter. अब कॉमन सेंस है, जितना ये दूर होगा उतना यहाँ पे जो है बेटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो कम होगा। बेसिकली जितना ये दूर होगा उतना, जब ये आगे आएगा तो इसका इम्पैक्ट इस पे कम होगा। जितना बी का वैल्यू ज्यादा होगा उतना इन दोनों के बीच में कम फोर्स एक्सर्ट होगा। जितना फोर्स कम एक्सर्ट होगा उतना ये ज्यादा डिविएट नहीं होगा। अब अगर ये नजदीक होगा तो ये इस पे फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगा तो डिविएशन ज्यादा आएगी। सो एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज बेसिकली proportional to this b. If this b is small, angle of scattering will be large. अब याद रखें कि थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b. अगर b का वैल्यू कम है, मतलब अल्फा पार्टिकल बहुत नजदीक आ रहा है इस न्यूक्लियस के, तो इसका मतलब है थीटा ज्यादा होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगी, डिविएशन ज्यादा होगी। अब अगर b ज्यादा है, मतलब बहुत दूर है ये न्यूक्लियस से, b का वैल्यू ज्यादा है, तो थीटा कम होगा। समझ आ रहा है? सो दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the center line or between the center of nucleus and the velocity of approach of a given alpha particle. ठीक है? So this is impact parameter. अब बेटा हमारी एक रिलेशन है, मैं आपको एक रिलेशन देता हूं बिटवीन तीन चीजों के बीच में एक रिलेशन आपको देता हूं। एक तो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। दूसरा आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग, उसको थीटा मान लिया। और तीसरा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच,
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको डिराइव नहीं हम करेंगे, मैं डायरेक्ट एक रिलेशन आपको देता हूं, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। और वो रिलेशन मैं आपको डायरेक्टली लिखता हूं बेटा, दैट रिलेशन इज कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2b बाय r नॉट। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, इसको हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है, अब याद रखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रिजल्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉट, टेंजेंट का इनवर्स कॉट। थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, b इज इम्पैक्ट पैरामीटर एंड r नॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे दिस r नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2, कॉट ऑफ थीटा बाई 2, जो अभी मैंने आपको बताया। तो अगर डिफरेंट वैल्यूज इसमें आप सबस्टिट्यूट करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, b का अगर आप वैल्यू निकालना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ r नॉट एंड कॉट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। सो दिस b इज इक्वल टू r नॉट कॉट ऑफ थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। इसके डिफरेंट फॉर्म्स है, इसको मैथमेटिकली डिफरेंट शेप्स में ला सकते हो, ठीक है। अब इस r नॉट का वैल्यू अभी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या चलो ऐसे लिखेंगे ये कॉट ऑफ थीटा बाई 2 ऐसे ही लिखो, 2b ऐसे ही। r नॉट की फॉर्मूला अभी हमने डिराइव कर ली, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ze स्क्वायर डिवाइड बाई k, ठीक है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, तो इसको मॉडिफाई करके आप एक और शेप बना सकते हो, तो वो ऐसे आएगी। इसको आप यहां ले जाओ, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, और कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2b, ठीक है। अब इस कॉट को यहां ले आओगे तो ये कॉट tan में कन्वर्ट होगा, तो यही करेंगे हम, इस कॉट को यहां ले आएंगे तो ये बनेगा 2b tan ऑफ थीटा बाई 2। कॉट को यहां ले आएंगे तो ये tan बनेगा, ठीक है। सो दिस इज योर वन मोर रिलेशन। अब जो भी है इसी रिलेशन को आप याद रख सकते हो। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बेटा याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। तो चलो बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या थी, कंक्लूजन क्या था, ड्रॉबैक्स क्या थे, और कुछ बेसिक डेफिनेशंस या टर्म्स इसमें जो है हमने बेटा डिस्कस कर ली। इसमें भी कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ज्यादातर या एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब चूंकि ये बेसिक मॉडल है, फंडामेंटल मॉडल है, तो इसलिए आगे जो हम बोहरिस थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें जरूरी आएगा कि हमने रदरफोर्ड्स मॉडल में पहले क्या सीखा है, इसलिए मैंने आपको ये पहले सिखा दिया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। जो मैंने फॉर्मूलाज इसमें आपको बताई इनको भी थोड़ा सा नजर मार लो, और बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है इस पे सॉल्व कर लो। इस पे कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूलाज बेसिक हैं, वैल्यूज आप सबस्टिट्यूट करके आंसर निकालो। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा बोहरिस मॉडल, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।